you on my official YouTube channel Wonder Banking. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये IBPS क्लर्क स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आपका एग्ज़ाम पैटर्न एंड डिटेल्ड सिलेबस फॉर ईच सेक्शन, एंड मैंने आपको डेली के टारगेट्स भी बताए थे एंड ये भी बताया था कि आपको डेली की चेकलिस्ट भी प्रिपेयर करके चलनी है। आज इस पार्ट 2 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे previous year paper 2019 and right approach to attempt questions in exams and mocks। आपको आपके मॉक टेस्ट में एंड आपके रियल टाइम एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, मींस मैथ्स के सेक्शन में कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, रीजनिंग के सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं एंड इंग्लिश के सेक्शन में आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमें डिस्कस करना है प्रीवियस ईयर पेपर 2019। आइए देखते हैं। ये लास्ट ईयर के पेपर का डिस्कशन है क्वांट सेक्शन का। ये जो मैंने लिया है ये सारे क्वेश्चंस ये ओवरऑल शिफ्ट्स को देख के हैं, पर्टिकुलर शिफ्ट को देख के नहीं है। सारे शिफ्ट्स को एनालाइज करके कि किस में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं ये उसके अकॉर्डिंग लिया है। सबसे पहले जो आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ ये आपका 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद जो क्या आया था रॉन्ग नंबर सीरीज़, ज़्यादा शिफ्ट्स में मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ देखने को मिली थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ कम शिफ्ट्स में देखने को मिली थी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी आपकी 5 मार्क्स की पेपर में लास्ट ईयर के। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी 5 मार्क्स की एंड आपकी DI आई थी 5 मार्क्स की। कुछ शिफ्ट में टेबुलर थी, कुछ शिफ्ट में लाइन, कहीं बार ग्राफ था और तो कहीं पाई चार्ट था। मीन्स आपको प्रीलिम्स के लिए ये सारे टाइप की DI क्लियर होनी चाहिए और इसका एंगुलर कॉन्सेप्ट भी वो पूछ लेते हैं ना कि सेंट्रल एंगल कितना है, इस टाइप से। उसके बाद DI के लिए आपको जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं वो कौन से हैं, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, SI CI। उसके बाद हमारे अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स मैंने पहले डिस्कस किए थे वो 10 मार्क्स की आई थी अर्थमेटिक, और क्वेश्चंस आए थे सारे टॉपिक से। क्योंकि एक एक क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वो सारे टॉपिक्स कवर कर देते हैं, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि हमारा जो क्लैरिकल है उसका एग्ज़ाम लेवल इजी होता है, तो जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं वो भी इजी टू मॉडरेट ही होते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल नहीं होता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में आपको मैथ्स का सेक्शन कैसे करना है। जो एग्ज़ाम में आपकी 35 मार्क्स की मैथ्स आएगी उसमें से 10 नंबर का इन दो टॉपिक से कवर हो जाएगा आपका 10 मार्क्स। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स एंड नंबर सीरीज़ 5 मार्क्स, मीन्स 20 मार्क्स आपके हो गए 35 में से। अब बचे आपके 15 नंबर। 5 नंबर की आपकी एक DI आ जाएगी। अगर DI आपकी 2 आई तो फिर आपका जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है वो कम आ जाएंगे, बट मोस्टली DI हमें क्लैरिकल में एक ही देखने को मिलती है। तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, टोटल आपके यहाँ पे कवर हो गए 25 मार्क्स। उसके बाद 10 मार्क्स का पेपर आपका आएगा इन अर्थमेटिक के टॉपिक से। तो इन सारे टॉपिक्स के आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, 35। एग्ज़ाम में जब आप मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका दे दिया है उन्होंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो उसे कभी अटेम्प्ट मत करना। सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन 10 मार्क्स के जो आते हैं उनको ढूंढिए, पहले आप उनको सॉल्व करिए। उसको करने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, मीन्स आपके 15 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद आपको नंबर सीरीज़ करनी है, मिसिंग नंबर सीरीज़ है तो पहले कर लीजिए, मतलब पाँचों क्वेश्चन। रॉन्ग नंबर सीरीज़ है तो कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ है वो ट्रैप कर देती है, मीन्स हमें फंसा देती है। उस टाइप की रॉन्ग नंबर सीरीज़ है तो 5 में से 4 क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप DI कर लीजिए, आपके टोटल 25 मार्क्स हो गए। इतना करने के बाद आप अर्थमेटिक पे जाएंगे एंड जो टॉपिक्स आपके, जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है वहाँ उन टॉपिक से आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर लेंगे। मीन्स आपको टारगेट लेके चलना है प्रीलिम्स में 32 प्लस का मैथ्स के सेक्शन में।
क्योंकि आपको भी पता है आपकी वैकेंसीज कम है, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा सकती है। मीन्स अगर पेपर का लेवल इजी आया, वैकेंसी भी कम है, तो कट ऑफ हाई जा सकती है। वैसे तो हम कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारा एग्ज़ाम हो नहीं जाता। जैसे कि आरबीआई में हुआ था कि कट ऑफ हमारी 90+, 94+ ऐसे देखने को मिली थी। तो हमें अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, लास्ट ईयर के कट ऑफ्स पे हमें नहीं जाना है। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट ईयर का पेपर कि रीजनिंग में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सबसे पहले जो आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आपके 15 मार्क्स का आया था। मींस एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक पज़ल होती है, फिर उसके बाद उसके 5 सब पार्ट होते हैं। तो आपको मतलब 3 पज़ल्स आई थी, पजल्स एंड सीटिंग कंबाइन करके। और जो पजल्स हैं वो कौन कौन से देखने को मिली थी, ये वेरियस शिफ्ट्स की बात कर रही हूँ। स्क्वायर बेस्ड, सर्कुलर बेस्ड, रो बेस्ड। रो में भी हमारा 3 टाइप का होता है, एक तो कंप्लीट साउथ या नॉर्थ होता है, एक अनसर्टेन नंबर होता है जिसमें हमें नहीं पता होता कि कितने परसेंट्स हैं, और एक पैरेलल रो वाली होती है जिसमें कि एक साइड साउथ वाले होते हैं और एक साइड नॉर्थ वाले हैं। नॉर्थ एक साइड साउथ फेस कर रहे होते हैं और एक साइड नॉर्थ। और पजल्स हमें कौन कौन सी देखने को मिली थी, कुछ शिफ्ट में बॉक्स वाली, कुछ में फ्लोर वाली, कहीं एज बेस्ड। और ये जो प्रीलिम्स की पज़ल होती है वो 2 से 2.5 मिनट के अंदर बन जाती है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो ये पज़ल्स आपकी कभी कभी 1.5-2 मिनट में भी बन जाती है। उसके बाद जो इनइक्वालिटी है उसके 3 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एंड सिलॉक्स में जो नया टाइप है ओनली फ्यू वाला, वो वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे। देखिए, ये देखा गया था कि जिस शिफ्ट में इनइक्वालिटी आई थी उस शिफ्ट में सिलॉक्स नहीं आया था, एंड जिस शिफ्ट में सिलॉक्स आया था उसमें इनइक्वालिटी नहीं आई थी। ओके। एंड चाइनीज़ कोडिंग जो बहुत सिंपल कोडिंग होती है, बस वो वाली आई थी 5 नंबर की। और ब्लड रिलेशन आया था 2 से 3 नंबर का। एंड ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन में भी यही था, जहाँ डायरेक्शन सेंस था वहाँ ब्लड रिलेशन नहीं था, जहाँ ब्लड रिलेशन था वहाँ डायरेक्शन सेंस नहीं था। मोस्टली शिफ्ट्स में ऐसे ही आया था। फिर उसके बाद आपके अल्फ़ाबेट बेस्ड वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाले, या फिर कोई भी जैसे ब्लड दे दिया तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा इसके बैक एंड फोर्थ में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कितने वर्ड्स आ रहे हैं। उस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। वो एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये टॉपिक्स यही देखने को मिलते हैं, बट आपकी शिफ्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ ये आ जाती है 4-5 नंबर की। और जैसे लिखा होता है ना, जैसे कि लिखा है टॉप, बोट, और इस टाइप से 3-4 वर्ड दिए हैं, फिर आपको बोलेंगे कि ये डिक्शनरी ऑर्डर में इसको अरेंज करिए, या लेफ़्ट से सेकंड, राइट से थर्ड, इस टाइप से जो आ जाते हैं ना, उस टाइप का ये। फिर ये ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पज़ल आ जाती है, कभी कभी 2 से 3 नंबर की। मोस्टली ये और देखी जाती है कि आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग ये हाइट वेट के अकॉर्डिंग दे देते हैं ये वाली पज़ल। तो ये है हमारा कंप्लीट रीजनिंग का पैटर्न। अब आपको आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में रीजनिंग के सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है तो उसे कभी मत करिए। सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी देखिए, अगर आपके पेपर में इनइक्वालिटी है तो फटाफट उसे करिए, सिलॉक्स है तो उसे करिए, चाइनीज़ कोडिंग है तो उसे करिए। फिर अगर आप ब्लड रिलेशन में कभी कभी फंस जाते हैं और आपका वीक है तो उसे पहले मत उठाइए, बाद में करिए। वैसे तो क्लैरिकल लेवल है, काफ़ी इजी आएगा, तो आप कर सकते हैं। मीन्स आपको मिसलेनियस सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको पज़ल उठानी है। आपको कभी कभी लगेगा कि अरे ये तो 2 लाइन की पज़ल है, अभी मैं कर लूँगा, सारा लाइन से करते हुए चलते हैं पेपर। नहीं, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। पज़ल्स में हम सच में ट्रैप हो जाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत हुआ होगा। एक पज़ल ख़राब मीन्स पूरा पेपर ख़राब, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को लास्ट में ही करिएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है इन सारे टॉपिक्स को करने के बाद कि आप पज़ल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को कर सकते हैं। 2 लाइन की पज़ल हो, 1 लाइन की पज़ल हो, बट आपको पहले सारे मिसलेनियस टॉपिक कर लेने हैं, उसके बाद आपको पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे जाना है। देखिए, इससे क्या होता है कि जब हम सारे मिसलेनियस टॉपिक कर लेते हैं ना, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मेरा तो बहुत पेपर हो गया, अब तो बस पज़ल्स बची हैं, फटाफट बना लेंगे।
अगर आपने स्टार्टिंग में पज़ल उठा ली और वो पज़ल आपकी नहीं बनी, आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन, आप समझेंगे गया मेरा पेपर, अब मेरा इस पेपर में कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, पज़ल्स एंड सीटिंग को लास्ट में ही करें। के पेपर अब हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर पेपर 2019 में इंग्लिश के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले आपका आरसी हर एक शिफ्ट में आता है, आरसी कंपलसरी है, आता ही आता है। आरसी आपका 7 to 8 मार्क्स का आता है एंड उसमें लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपके वोकैब से रिलेटेड भी आ जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको पूछ लेते हैं। ओके, एंड आपके एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आए थे। फिलर्स आए थे, किसी शिफ्ट में सिंगल फिलर्स थे, किसी शिफ्ट में आपके डबल फिलर्स थे। उसके बाद किसी शिफ्ट में आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, तो किसी शिफ्ट में आपके वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे। और आपके पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस भी थे। पैरा जंबल्स के क्वेश्चन हमारे 2 टाइप से आ सकते हैं, या तो एक पूरा पैरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कौन सा है, इस टाइप से, या फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आ सकते हैं और वहाँ पे हमें उनको अरेंज करना पड़ता है, उनके ऑर्डर को, उस टाइप से भी आपका आ सकता है। बाकी आपका 2 से 3 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का भी देखने को मिल सकता है एंड आपके 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट पे भी देखने को मिल सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, बट ज़रूरी नहीं ये सारे टॉपिक्स आपकी शिफ्ट में आए। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से शिफ्ट में किस सेक्शन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है और कहाँ से कम दे रहा है। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा करना। तो आपको इंग्लिश के सेक्शन को पेपर में कैसे अप्रोच करना है, जब आप एग्ज़ाम देंगे अपना रियल टाइम या फिर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आप फिलर्स वाले क्वेश्चन कर लीजिए, क्लोज टेस्ट कर लीजिए, स्पेलिंग एरर है तो वो कर लीजिए, वर्ड रिप्लेसमेंट है तो वो कर लीजिए। उसके बाद आपको रीडिंग सारे टॉपिक्स क्लियर करने के बाद मीन्स एरर डिटेक्शन भी आपने कर लिया। अब आपका बचा है अगर पैरा जंबल 1-1 नंबर वाला मीन्स सिंगल क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, वो ईजी पड़ता है। लेकिन अगर आपका वो कंप्लीट आ गया क्वेश्चन 5 नंबर का कि फर्स्ट वाला कौन सी सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है। कभी कभी हम इसमें फंस जाते हैं और इसमें हमारा नेगेटिव होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपको आरसी को कैसे करना है, आरसी में पहले आप वोकैब्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आरसी को आप पूरा कंप्लीट करेंगे और सकते हैं। उसके बाद आप ये पैराजंबल वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे। मीन्स आपको ऐसे ही फॉलो करना है पैटर्न। आरसी आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, आरसी आपको लास्ट में ही करना है। पहले आपको ये मिसलेनियस वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इनको क्लियर कर लेना है, मीन्स इनको सॉल्व कर लेना है। अब हम आ गए अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है हमारा मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट हैं वो हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और हमें शो करते हैं कि हम कितने पानी में हैं और हमारा आने वाला एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। देखिए, तो मॉक टेस्ट है वो आपको कहाँ से परचेज़ करना है। जो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रेफर की थी, हम इजी टफ दोनों मॉक लेके चलते हैं। तो जो मैंने ऑलिव लिया था, प्रैक्टिस मॉक लिया था और अड्डा लिया था। आप ऑलिव प्रैक्टिस ले लीजिए और अड्डा ग्रेडअप में से कोई एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। उसके बाद क्योंकि मॉक प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है और मॉक ही हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, तो ये बहुत अच्छे मॉक्स हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपकी जैसे जो बिगिनर्स हैं उनकी स्टार्टिंग है, जब आप अपना बेसिक क्लियर करने के बाद मॉक्स लगाएंगे, हो सकता है आपके मार्क्स बहुत कम आए, आपकी स्पीड ना बने। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहेंगे, मल्टीपल मॉक्स लगाएंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, वीक एरिया पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके मार्क्स भी मॉक्स में एंड रियल टाइम एग्ज़ाम में भी अच्छे आएंगे और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। अब हमने देख लिया कि मॉक टेस्ट सीरीज़ हमें कहाँ से परचेज़ करनी है। अब हम देख लेते हैं कि हमें
जो बिगनर्स हैं उनके लिए, और जो एक्सपीरियंस है मींस 6 महीने 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं बट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो उन्हें अभी कैसे मॉक लगाना है। चलो पहले हम बिगनर्स के लिए देख लेते हैं। पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के आपको जो मैंने अभी डिस्कस किए थे सारे टॉपिक्स को क्लियर करिए। उसके बाद सारे टॉपिक्स क्लियर करने के बाद मींस आपको 15 से 20 दिन लगा सारे टॉपिक्स क्लियर करने के बाद, क्लियर करने में, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एक वीक में 3 मॉक्स देंगे, ठीक है। सितंबर लास्ट में जो आपके 10 दिन बचेंगे उसमें आप एक वीक में 3 मॉक्स देंगे। फिर अक्टूबर में आप एक वीक में 4 मॉक्स देंगे। उसके बाद नवंबर में आप डेली 1 मॉक देंगे, और जब आपके एग्ज़ाम को लास्ट 7 डेज़ बचेंगे तो आप डेली के 2 मॉक्स देंगे। इतना आपको करना है बिगिनर्स के लिए। अब हम देख लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं 6 महीने 1 साल से। आपको अभी से मॉक देने शुरू कर देने हैं, ऑल्टरनेट डेज में आपको मॉक देने हैं। उसके बाद सितंबर ख़त्म होगा, अक्टूबर स्टार्ट होगा, आपको डेली का 1 मॉक देना है। देन नवंबर में आपको डेली के 2 मॉक देने हैं। उसके बाद आपको जब लास्ट 2-3 डेज़ या 7 डेज़ बचेंगे ना, तो आपको डेली के 3 मॉक्स देने हैं। इतना आपको करना होगा क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं, हमारे सिलेक्शन में हमारी स्पीड बढ़ाते हैं और हमें पूरा बता देते हैं कि हम कैसा करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में। तो मॉक्स ज़रूर प्रैक्टिस करिए। देख लिया कहाँ से परचेज़ करना है, ये भी पता चल गया कि हमें वीक में कितने मॉक्स लगाने हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो क्या है, हमारा मॉक एनालिसिस। हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लिया, सुबह लगा लिया, शाम को लगा लिया, छोड़ दिया, नेक्स्ट डे फिर शुरू कर दिया। कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप जिस लेवल पर आज हैं उस लेवल पर आप कल रहेंगे, आपका कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा। तो मॉक एनालिसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें कैसे मॉक को एनालाइज करना है, सबसे पहले आप देखिए कि आपने वो कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं। फिर आप देखिए कि आपने क्वेश्चन रॉन्ग क्यों किए हैं, आप उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए। वहाँ से समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो टेलीग्राम पे वेरियस ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे वो क्वेश्चंस को, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और दूसरे लोगों का मेथड और उनकी स्ट्रेटजी को देख सकते हैं कि उन्होंने वो क्वेश्चन को कैसे किया। आप फिर ये देखिए कि आपने किन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम दिया। क्वेश्चन था आपका 60 सेकेंड मीन्स 40 सेकेंड का, आपने उसको दे दिए 70 सेकेंड्स। आपने 30 सेकेंड्स क्यों एक्स्ट्रा दिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी कि वो 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग गए। सेम वहाँ से समझ में आता है तो समझिए, वैसे समझ में आ जाता है। इनकेस नहीं आता है, आप जाइए टेलीग्राम पे, लोगों से उनके मेथड जानिए और अपने टाइम को रिड्यूस करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने किन क्वेश्चंस को स्किप किया है। स्किप करने का क्वेश्चन का 2 रीज़न होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या फिर वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा। देखिए वो कौन सा टॉपिक है जो आपको आ नहीं रहा था, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, फिर उस टॉपिक की मल्टीपल प्रैक्टिस करिए, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम से आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद जो लास्ट में समरी दिखाते हैं ना, उसमें ये ज़रूर देखिए कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है पूरे मॉक में, ना कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया और कितना टाइम यूटिलाइज्ड किया। ये आप कैसे देखेंगे कि आपने पज़ल आप बना रहे हैं और पज़ल आपकी नहीं बनी, तो वो 5 मिनट आपके वेस्ट हो गए। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में भी कि हम वो ट्राई करते हैं अर्थमेटिक का टॉपिक, बट वो 2 मिनट के बाद हमारा नहीं बनता है, फिर हम छोड़ देते हैं। तो इन सब क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कम करिए, एनालाइज़ करने की जल्दी कोशिश करिए। 30 to 40 सेकेंड्स में क्वेश्चन को एनालाइज़ करिए कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं। अपनी ईगो पर मत ले जाइए भाई कि बन क्यों नहीं रहा मुझसे, मुझे तो अभी ही करना है। अगर ईगो पे ले गए ना, गया पेपर, कुछ नहीं हो सकता। फिर बिल्कुल भी ईगो नहीं रखना है एग्ज़ाम के टाइम में। ईगो को बिल्कुल साइड रखिए और सही क्वेश्चन करिए और सही टाइम यूटिलाइज़ करिए, टाइम वेस्ट बहुत कम करिए।
देखिए, हमने अपना पूरा ये जो आज का सेशन था उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, डिटेल सिलेबस भी देख लिया सारे सेक्शंस का, प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो भी देख लिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देख ली, राइट अप्रोच भी देख ली कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। और उसके बाद हमने मॉक टेस्ट को कंप्लीट एनालाइज कर लिया। मॉक्स हमें कहाँ से परचेज़ करने हैं, कितने मॉक्स लगाने हैं वीकली मंथली, एंड हमें मॉक को एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और जो मैंने डेली का आपको टारगेट दिया है उसको आप कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। आप इसी तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे सेक्शन की स्ट्रेटजी बनाइए और अपनी या फिर मेरी स्ट्रेटजी से आइडिया लेके आप अपनी स्ट्रेटजी भी फ्रेम कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। अब देखिए, अब क्या बात है कि अभी आपके 3 मंथ्स हैं और फिर मेंस, प्री मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मींस जैसे कि प्रीलिम्स आपका दिसंबर में है और मेंस आपका जनवरी में है, और मेंस में आएगी करंट अफेयर्स 50 मार्क्स। आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप उन 1-1.5 महीने में लास्ट 6 to 7 मंथ्स की करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर लें। कर भी लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में जाके सब मैशअप हो जाता है। तो भाई क्या करें अब? आपको क्या करना है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, वो वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ें, और जो 6 मंथ्स या फिर 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो रोज़ का 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स को ज़रूर दें। देखिए, कुछ टाइम की बात है, 3 to 6 मंथ्स है, मेहनत कर लेंगे, 9 to 10 आवर्स रोज़ की स्टडी कर लेंगे, अगर कंसिस्टेंसी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। एक बार ही तो मेहनत करनी है, फिर क्या, फिर तो लाइफ बिल्कुल अच्छी है। तो एक बार मेहनत कर लीजिए, सारे सेक्रीफाइसेस कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आइए। सोशल मीडिया अगर आपको डिस्टर्ब करती है, बिल्कुल हटा दीजिए फ़ोन से, कोई ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम फ़ोन में रखने का। जो चीज़ टाइम वेस्ट कर रही है उसको हटा दीजिए, पूरा ध्यान लगा दीजिए आप अपना, आपकी पढ़ाई में। सिलेक्शन डैम श्योर है। अगर आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर मेंस का पैटर्न देखना चाहते हैं, मीन टू से कि आपको कैसे सारे सेक्शंस को कवर करना है, मार्क्स कैसे देने हैं, तो आप मेरे IBPS PO क्लर्क मेंस का जो मैंने 4 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वहाँ से आप कंप्लीट स्ट्रेटजी समझ सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझसे ऐड होने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल वंडर बैंकिंग, फेसबुक पेज वंडर बैंकिंग एंड जीमेल पर भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।